एक आदमी 112 नंबर पर पुलिस को फोन करता है मदद मांगने के लिए। 10-15 मिनट में पुलिस की गाड़ी आ जाती है और वे संजय नाम के उस व्यक्ति को कॉल करते हैं। संजय बताता है कि वो गली में एक प्ले स्कूल के पास खड़ा है। पुलिस वाले उसे सड़क पर आने को कहते हैं। जैसे ही पुलिस की गाड़ी आती है, संजय उन्हें हाथ देता है और वे रुक जाते हैं। पुलिस वाले पूछते हैं कि उसे किस तरह की मदद चाहिए। संजय बताता है कि उसकी 19 साल की बेटी, जिसका नाम मनीषा है, पास के प्ले स्कूल में पढ़ाने जाती है और शाम तक घर वापस नहीं लौटी। यह सुनकर तीनों पुलिस वाले हंसने लगते हैं और कहते हैं कि वो भाग गई होगी। संजय गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैंने मदद के लिए फोन किया है, इस तरह की बातें न करें। पुलिस वाले शांत हो जाते हैं और उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर उसी प्ले स्कूल ले जाते हैं। स्कूल का गेट बंद था, तो वे छोटे गेट से अंदर जाते हैं। वहां 3 लोग बैठे थे, जिनमें से 2 नशे में लग रहे थे। संजय उनसे हाथ जोड़कर अपनी बेटी के बारे में पूछता है। वे कहते हैं कि कोई लड़की नहीं आई और सीसीटीवी दिखाने से मना कर देते हैं। पुलिस वाले भी उनसे सही से पूछताछ नहीं करते। निराश होकर संजय घर लौट जाता है। यह सच्ची घटना हरियाणा के भिवानी जिले के दाढ़ी लक्ष्मण गांव की है। मनीषा, जिसकी उम्र 19 साल है, 1 महीने पहले ही पास के सिंघानी गांव के एक प्ले स्कूल में पढ़ाने लगी थी। 11 अगस्त 2025 को वो स्कूल गई। करीब 11:23 बजे उसने अपने पिता संजय को फोन करके बताया कि उसे बीएससी नर्सिंग का फॉर्म लेना है, इसलिए घर आने में देर हो जाएगी। उसके पिता कहते हैं, ठीक है, आराम से आ जाना। कुछ समय बाद मनीषा अपनी मौसी को फोन करती है और कहती है कि उसने एक सूट ऑनलाइन ऑर्डर किया है और दादाजी को बता दें कि वे उसे ले लें। दोपहर 1:58 बजे मनीषा स्कूल से बाहर निकलती है और स्कूल वैन के ड्राइवर से कहती है कि वो घर चले जाएं, क्योंकि उसे पास के आइडियल स्कूल कॉलेज से फॉर्म लेना है। शाम 6:26 पर संजय के फोन पर मनीषा की मिस कॉल आती है। वो कॉल बैक करते हैं, लेकिन फोन नहीं लगता। परिवार चिंतित हो जाता है। संजय अपने पिता के साथ तुरंत सिंघानी गांव जाता है और स्कूल स्टाफ से बात करता है। जब वहां कोई जानकारी नहीं मिलती, तो वो 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस को बुलाता है। पुलिस टीम में ईएसआई अनूप, कांस्टेबल पवन और एसपीओ धर्मेंद्र आते हैं। पुलिस वाले संजय से बदतमीजी से बात करते हैं और कहते हैं कि मनीषा भाग गई होगी। वे सही से जांच नहीं करते, सिर्फ कुछ औपचारिकताएं पूरी करते हैं और रात 10 बजे संजय से कहते हैं कि उसे नजदीकी पुलिस स्टेशन लोहारू जाकर एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। रात ज्यादा होने की वजह से संजय अगले दिन सुबह 12 अगस्त 2025 को थाने जाता है। सुबह 8:30 से शाम 7:30 बजे तक पुलिस उसे टालती रहती है। आखिर में एसएचओ अशोक कुमार एफआईआर दर्ज करते हैं और एएसआई शकुंतला को जांच अधिकारी बनाते हैं। लेकिन वे भी लापरवाही से काम करती हैं और संजय से कहती हैं कि शायद मनीषा ने शादी कर ली होगी या पिकनिक पर गई होगी। संजय रोने लगता है, लेकिन पुलिस की लापरवाही जारी रहती है। संजय खुद प्ले स्कूल और कॉलेज जाकर सीसीटीवी फुटेज मांगता है, लेकिन उसे टाल दिया जाता है। इस बीच पुलिस मनीषा के फोन की सीडीआर, कॉल डिटेल रिकॉर्ड या लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश नहीं करती। 13 अगस्त 2025 को सिंघानी गांव में एक नहर के पास एक शव मिलता है। एएसआई शकुंतला संजय को बुलाती है। संजय और उसके साथी वहां पहुंचते हैं और कपड़ों से शव की पहचान करते हैं। शव की हालत बहुत खराब थी। आंखें निकली हुई थी, भोजन और श्वास नली भी बाहर थी और गर्दन पर 29 सेमी चौड़ा और 16 सेमी लंबा गहरा घाव था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने धारदार हथियार से वार किया हो। लोग सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन करने लगे, क्योंकि संजय एक गरीब मजदूर था और पुलिस ने उसकी बेटी के मामले को गंभीरता से नहीं लिया था। लोगों ने विरोध में शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया और कहा कि जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, वे शव नहीं लेंगे। 16 और 17 अगस्त को पूरे हरियाणा में विरोध प्रदर्शन हुआ। लोगों के गुस्से को देखकर सरकार और पुलिस की नींद टूटी। मुख्यमंत्री ने बयान दिया और बड़े अधिकारी मैदान में आए। एसपी मनवीर सिंह का तबादला किया गया और उनकी जगह सुमित कुमार को लाया गया। एसएचओ अशोक कुमार को लाइन हाजिर किया गया और एएसआई शकुंतला, अनूप, पवन और धर्मेंद्र को निलंबित कर दिया गया। लेकिन इससे लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। प्रदर्शनकारी कहने लगे कि पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड करने और तबादला करने से बेटी वापस नहीं आएगी। लोगों की मांग थी कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। मनीषा के शव का 2 बार पोस्टमार्टम हुआ, -1 बार भिवानी में और दूसरी बार रोहतक के पीजीआई में। रिपोर्ट में गले पर गहरे जख्मों का जिक्र था। 18 अगस्त 2025 को सोशल मीडिया पर एक पत्र वायरल हुआ, जिसमें दावा किया गया कि मनीषा ने 600 रुपए का कीटनाशक खरीदकर आत्महत्या कर ली है। पत्र में लिखा था कि वो अपने माता पिता को दुखी नहीं देख सकती थी और उन पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। हालांकि पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पत्र की प्रामाणिकता, लाश मिलने के 5 दिन बाद अचानक ये पत्र कहां से मिला? यह एक फोटोकॉपी लग रही है, तो इसका ओरिजिनल कहां है? लापरवाही। मनीषा 11 अगस्त को लापता हुई थी और 13 को उसकी लाश मिली। 2 दिन तक खुले में पड़ी लाश पर किसी की नजर क्यों नहीं पड़ी, जबकि वो आम रास्ता था? जख्म, लाश की गर्दन पर गहरे जख्म के निशान कहां से आए? संदेह, अगर पुलिस के पास ये नोट पहले ही था, तो उन्होंने पहले स्थिति साफ क्यों नहीं की, जबकि लोग 4 दिन से प्रदर्शन कर रहे थे?
इन सवालों ने पुलिस की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। मनीषा के परिवार का कहना है कि उनकी बेटी बहुत सीधी और ईमानदार थी और वो आत्महत्या नहीं कर सकती। ये कहानी अभी भी रहस्य से भरी है और सच का पता लगाने के लिए गहन जांच की जरूरत है। पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल। देह पर जख्म। मनीषा के शव पर गहरे जख्म के निशान थे जो आत्महत्या की कहानी से मेल नहीं खाते। पत्र का रहस्य। लाश मिलने के 5 दिन बाद पत्र का सामने आना और उसका फोटोकॉपी होना संदेह पैदा करता है। पुलिस की लापरवाही। शुरुआत में पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और परिवार को टालती रही। सामूहिक प्रदर्शन। अगर पुलिस ने सच कहा था तो राजनीतिक दबाव और व्यापक विरोध प्रदर्शन के बाद ही उन्होंने कार्रवाई क्यों की? डीएनए और फोरेंसिक रिपोर्ट। पुलिस का कहना है कि डीएनए और फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही सच्चाई सामने आएगी।